हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके व्याख्या सहित। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें हमारे चैनल को आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महासागरीय धाराएं। सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम पढ़ रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए महासागरीय धाराएं से रिलेटेड पहले सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहा जाता है। जैसे आप नदी में देखते हैं, सागर में या महासागर में एक निश्चित दिशा में पानी बहता हुआ जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। धारा कहा जाता है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। तो कई कारकों के सम्मिलित हो जाने पर ये संभव होता है, धाराओं की उत्पत्ति जो महासागर में उत्पत्ति होती है। इन कारकों में पृथ्वी का भ्रमण भी है। पृथ्वी जो है भ्रमण कर रही है। तापमान में भिन्नता भी है, कहीं पर ज़्यादा तापमान है, कहीं कम है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। घनत्व में भी भिन्नता है, वायु दाब में भी भिन्नता है, कहीं पर निम्न दाब है, कहीं उच्च वायु दाब है। हवाएं भी हैं, वाष्पीकरण भी हो रहा है एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। वर्षा का प्रभाव अधिक है। तो इन सभी कारणों से महासागर में क्या बनती है? धाराएं बनती है। जैसे पूरब की ओर हवा जा रही है तो धाराएं किधर जाती हैं? पूरब की ओर। तो इसमें क्या हो गया? वायु का भी जो है हाथ है, हवाएं का भी क्या है? रूल है। वायु दाब, कहीं पर निम्न वायु दाब है तो धीरे धीरे चलेंगी, उच्च वायु दाब है तो ज़्यादा तेज चलेंगी ना। तो ये सारे रीजन है धाराएं के, धारा बनने का। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तो महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान का जो संतुलन है, संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा और दूसरी ठंडी धारा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये मैप में दिया गया है सारी धाराएं से रिलेटेड, कौन सी धारा कहाँ पर है, कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है। इसको पहले मैप में देखने से पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है फ्रेंड्स? मैप में क्या दिया गया है? मैप में देखिए दिया गया है, ये सारी धाराओं से रिलेटेड दिया गया है, कौन सी धारा कहाँ पर है, कौन सी धारा गर्म है, ठंडी है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि जो महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, जिससे महासागर में धारा है पूरब की ओर जा रही है, तो ये उत्तर की ओर बदल जाए या पश्चिम की ओर बदल जाए, दक्षिण की ओर बदल जाए, तो इसके कौन से कारक हैं जो इसकी दिशा को चेंज करेगा? तो पहला है तट की दिशा तथा आकार। तट किस दिशा में, उसका आकार कैसा है। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब, जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में होते हैं, जो महाद्वीपीय भाग है ये, जैसे हमारा महाद्वीपीय भाग जो पानी की ओर पर है हमारा महाद्वीप, उसको महाद्वीपीय कहा जाता है। सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में है, लंबी दिशा में है, तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। क्या करती है? महाद्वीपीय का जो तट है उसी के समान पर वो धाराएं चलने लगती हैं। दूसरा है तलीय आकृतियाँ। महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जो महासागर तल की असमानता, तलीय आकृतियाँ मतलब तट का जो किनारा है, तल है, वो क्या है? असमान है, एक जैसा नहीं है, तब भी मार्ग परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा है मौसमी परिवर्तन। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिग परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। मौसमी परिवर्तन क्या करता है? मानसूनी हवाओं का मौसमी दिग परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा में परिवर्तन करता है। तो जब मानसून एंट्री करता है हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, तो क्या होता है? मानसूनी हवाएं भी उसके साथ आती हैं, तो मानसूनी हवाएं महासागर की धाराओं की दिशा को परिवर्तन कर देती हैं। चौथा है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण
धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है, इसलिए कि पश्चिम से किधर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे ऐसे पर ये घूम रही है, तो गोल गोल घूम रही है, इसके वजह से इसका धाराओं का मार्ग क्या हो जाता है, प्रायः गोलाकार मिलता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध पहुंचती हैं तो ये अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट की तो ये किधर जा रही है, दाईं ओर जा रही हैं। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध यहीं से जाने लगेंगी तो ये क्या कहलाएगा, ये दिशा बायां कहलाएगा, बायां कहलाएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जल स्थल का स्थान नहीं दे पाता है। जल क्या करता है, स्थल का स्थान नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण जो जल है ये स्थल का स्थान नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसमें गति उत्पन्न हो जाती है जल में। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। किस रेखा की, विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति हो जाती है इसके कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति हो जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब पहला हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं उत्तर विषुवतीय गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गई है। विषुवत रेखा के जस्ट उत्तर में, ऊपर होगा उत्तर, तो ये उत्तर में है और गर्म धारा है। तो विषुवत रेखा के आसपास जो भी धारा जाएंगी गर्म रहेगी यहाँ, इसलिए कि यह सब बहुत गर्मी रहती है। तो ये उत्तर में है, उत्तर में विषुवतीय गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से अफ्रीका के तट से, यहाँ पर अफ्रीका है तो अफ्रीका का ये पश्चिम वाला दिशा है, पश्चिम वाला पोर्शन है, पश्चिमी द्वीप समूह तक ये बहती है। कौन, अटलांटिक महासागर की धाराएं। अगला है एंटलीज गर्म धारा। एंटलीज गर्म धारा ब्राजील के साओ राक अंतरीप के निकट दक्षिणी विषुवतीय, ये भी एंटलीज गर्म धारा ब्राजील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। इसकी धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। जस्ट ऊपर है इसके, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है कैरेबियन सागर। तो इसकी पहली शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर के कैरेबियन सागर तथा लगे हाथ मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ प्रवेश कर जाती है। इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटलीज के नाम से बहता है। तो इसका जो शेष भाग बचता है, ये दक्षिणी अमेरिका का जो ये पश्चिम वाला पोर्शन है, पश्चिम वाले पोर्शन में भी पूर्वी किनारे पर, ये पश्चिम टोटल हो गया, तो पश्चिम इतना पोर्शन, तो इसका पूर्वी किनारा क्या होगा, ये होगा। तो पूर्वी किनारे पर एंटलीज धारा के नाम से ये बहती है। अगला है फ्लोरिडा गर्म धारा। फ्लोरिडा गर्म धारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से या धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में निकलती है। तो फ्लोरिडा गर्म धारा कहाँ से निकलती है, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव से या धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद ये फ्लोरिडा के मुहाने से होकर के खुले सागर में निकलती है। यहाँ एंटलीज की धारा भी इससे आकर मिल जाती है, एंटलीज की धारा भी इससे फ्लोरिडा से मिल जाती है, फ्लोरिडा से मिल जाती है एंटलीज की धारा। मैक्सिको की खाड़ी के साथ बहते बहते फ्लोरिडा के मुहाने से ये खुले सागर में बह जाती है। एंटलीज की धारा भी इससे मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, ये फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। जब गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा जो है, ये फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा तथा समाविष्टि हेटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है, फ्लोरिडा की धारा एंटलीज की धारा जब दोनों मिक्स हो जाती है और हेटरस अंतरीप से आगे की ओर बढ़ती हैं, तब इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। तो फ्लोरिडा की धारा और एंटलीज की धारा मिक्स है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म धारा है। यह गर्म जल धारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज
पोश डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। पोश डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। तो गल्फ स्ट्रीम धारा, गर्म धारा किसके मिलने से बनता है? ये फ्लोरिडा की धारा और एंटलीच की धारा के मिलने पर बनता है। अब कनारी जो कि ठंडी धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप पहुंचती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की जो दूसरी शाखा है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर कनारी द्वीप तक पहुँचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए इसे कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। तो जब उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाही धारा दक्षिण की ओर मुड़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? कनारी ठंडी धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा, तो यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ग्रीनलैंड के पूर्वी दिशा और उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। लिब्राडोर ठंडी धारा है। लिब्राडोर कैसी धारा है? ठंडी धारा है। यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लिब्राडोर तक के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो लिब्राडोर ठंडी धारा जलधारा है। कैसी है? ठंडी धारा है। ये बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लिब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगला है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर से है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर से है के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा का जल है उसको यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ होता है। नॉर्वे को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, जो कि उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है नॉर्वे। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्मधारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। तो ये कैसी धारा है? उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्मधारा है। और वहीं पर देखा जाए उपध्रुवीय क्षेत्र में शीतकाल में उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में क्या पड़ता है? बर्फ जम जाता है, ठंडी पड़ता है। और ये अटलांटिक प्रवाह गर्मधारा जब इधर से जाती है नॉर्वे, तो नॉर्वे में इसका ज़्यादा पोर्शन पड़ता है, इसलिए नॉर्वे को लाभ मिलता है। तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल, इसलिए कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या है? गर्म धारा है, गर्म धारा है। और जब ये शीतकालीन समय पे जब ये धारा पहुंचती है तो जाहिर सी बात है गर्म धारा है तो उनको फ़ायदा ही होगा, एक कंबल के रूप में काम कर रहा है जो कंबल गर्मी देता है, तो इसलिए यूरोप का कंबल कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। और सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है? नॉर्वे देश को होता है। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। वृत्ताकार मतलब कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो घूमते 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 गोले गोले करते यहाँ पर आ जाती, तो वृत्त बन गया। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर पूर्ण वृत्ताकार क्रम में पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से होती है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के दक्षिण से शुरू होता है ना, दक्षिण से शुरू होता है और ये ब्राज़ील तट से टकरा कर या दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जैसे जाती है पश्चिम की ओर तो ब्राज़ील के तट से टकरा करके ये दक्षिण की ओर पूरी तरीके से मुड़ जाती है, जहाँ इसे ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। जब ये ब्राज़ील तट से टकराती है तो कौन सी धारा? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। यह एक गर्म जल धारा है। कैसी धारा है? गर्म जल धारा, इसलिए कि ये विषुवत रेखा से निकल रही है तो गर्म ही रहेगी। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रवाहित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के स्वरूप ये क्या करती है? उत्पन्न जो विक्षेप बल है इसके कारण ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन बनती है। पछुआ पवन या पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो ये पछुआ पवन जो है पश्चिम से होकर के ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिलती है। यहाँ पर क्या होता है? दक्षिण से आती है कौन? फॉकलैंड ठंडी धारा। दक्षिण दिशा से फॉकलैंड ठंडी धारा आती है अंटार्कटिका से,
और ब्राज़ील धारा से मिल जाती है। फॉकलैंड उधर से आती है और ब्राज़ील की धारा से मिल जाती है। तो ब्राज़ील गर्म जलधारा और फॉकलैंड ठंडी जलधारा दोनों मिलकर एवं पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। तो नीचे से फॉकलैंड आता है और इधर से ब्राज़ील जो कि गर्म जलधारा है। तो ये दोनों मिल जाती हैं, मिल करके दोनों पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। पूर्व की ओर मुड़ करके ये कहलाती हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहने लगती हैं, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। तो इसकी एक शाखा कहाँ से टकराती है? अफ्रीका से टकराती है। अफ्रीका से टकराने के बाद अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है। ये जैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम पोर्शन है, यहाँ टकराने के बाद ये उत्तर दिशा की ओर ऐसे मुड़ जाती है। तो इसे बेंगुला ठंडी जलधारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगुला ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कर देती है। पूरा वृत्त बन जाता है। धाराओं का यह पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है। जैसे घड़ी की सुई ऐसे आती है, लेकिन ये कैसे जा रही है? या ऐसे जा रही है। सॉरी, घड़ी की सुई ऐसे आती है, लेकिन ये कैसे जा रही हैं? ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं। ये घड़ी का विपरीत दिशा हो गया। घड़ी का क्या हो गया? विपरीत दिशा। तो जब यहाँ से मुड़ने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है? बेंगुला ठंडी जलधारा। क्या हो जाता है? बेंगुला ठंडी जलधारा। अगला पॉइंट है हिंद महासागर की धाराएं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब हिंद महासागर की धाराएं पढ़े। तो हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। जैसा कि प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, वैसा नहीं है। इनकी कुछ क्रम जो है हिंद महासागर की अलग है, उनके परिवर्तन है। तो हिंद महासागर की धाराओं में स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। हिंद महासागर की धाराएं में स्थल मंडल और जो मानसून आता है, मानसून की जो हवाएं होती हैं, इससे ये इनका ज़्यादा प्रभाव होता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। साल में 1 बार दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है और उत्तर पूर्व से रिटर्न हो जाता है। तो साल में 2 बार हुआ ना परिवर्तन, तो 2 बार हो जाएगा। जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। ये तो उत्तरी हिंद महासागर की बात थी। और दक्षिणी हिंद महासागर की बात की जाए, दक्षिण हिंद महासागर में निश्चित क्रम में पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठंडी में उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून है भारत से, ये क्या करता है? इसके पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। जो पवन के घर्षण होता है, आवाज़ होता है, उसके द्वारा ये धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। इस प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तरी पूर्वी मानसून अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तर पूर्वी मानसून अफवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवाह से जल का प्रवाह पश्चिम की से पूर्व की ओर हो जाता है। ये पश्चिम से तो जो है मानसून एंट्री करता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह जाता है, लेकिन जब निकलता है तो पूर्व की ओर से निकलता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बहने लगती है ना। और दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट या अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म होता है। अब दक्षिणी विषुवतीय धारा कहा जाए तो दक्षिणी विषुवतीय धारा अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण में कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दक्षिणी विषुवतीय धारा हिंद महासागर में। सभी महासागरों की अपेक्षा यहाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगुलहास धारा की बात की जाए तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होता है। अगुलहास धारा कहाँ प्रवाहित होता है? हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय हिंद महासागर सागरीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो जो ये धारा है, कौन सी धारा है? मोजाम्बिक गर्म धारा है ना।
एक सेकंड देख लेते हैं। अगुलहास धारा है, अगुलहास धारा है। ये अगुलहास धारा गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? दक्षिण विषुवतीय रेखा से होती है। विषुवत रेखा के दक्षिण से होती है। हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर में धारा बनती है। यह एक मोजाम्बिक चैनल से हो करके दक्षिण की ओर प्रवाहित करती है। ये कहाँ से, किस चैनल से? मोजाम्बिक चैनल से होते हुए दक्षिण की ओर बहती हुई चली जाती है। इसे मोजाम्बिक गर्म जलधारा भी कहते हैं। अगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक गर्म धारा भी कहते हैं। और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व से होकर मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। 30 डिग्री दक्षिण जाने पर ये मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगुलहास धारा कहा जाता है। देखो, एक तो ये मोजाम्बिक चैनल से होते हुए जाती है, तो मोजाम्बिक गर्म दल धारा इसे कहा जाता है ना। उसके बाद दक्षिण में जब ये 30 डिग्री जाने पर दक्षिण विषुवतीय धारा की एक शाखा है, वहाँ से मिलती है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा की एक शाखा है जो मोजाम्बिक में जाके मिल जाती है, मोजाम्बिक में जाकर मिल जाती है मोजाम्बिक गर्म जल धारा से। तो मोजाम्बिक गर्म जल धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इन्हीं के मिलन का जो रूप होता है इसी को अगुलहास धारा कहा जाता है। यह अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। कहाँ तक? अफ्रीका के दक्षिण छोर तक। जैसे ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के इस साइड का दक्षिण छोर, इस साइड के दक्षिण छोर तक ये प्रवाहित होती है। यह आगे चल के पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट से मिल जाती है। आगे जाती है पूर्व की ओर मुड़ करके ये पछुआ पवन ड्रिफ्ट से मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। मेडागास्कर धारा कौन है? मेडागास्कर गर्म धारा है। ये दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। जैसे मेडागास्कर ये है, ये मेडागास्कर है तो इसका पूरब ये है, तो इसके पूरब में जो हवा चलती है इसी को मेडागास्कर गर्म धारा कहा जाता है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसका ये भाग क्या है? दिशा पश्चिम है। तो ये क्या हो जाएगी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा। ये पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा है, पश्चिम में है ना, तो इसीलिए पछुआ पवन कहा जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है, इधर से आती है ऐसे ऐसे बहती चली जाती है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बहती हुई चली जाती है। तीसरा है प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं उत्तर विषुवतीय धारा। तो प्रशांत महासागर में सबसे पहले उत्तर विषुवत धारा से उत्तर में जो दिशा में है उसको काटते हैं। प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर पूर्व से पश्चिम तट के आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंच जाती है। तो ये कहाँ से जाती है? ये जाती है प्रशांत महासागर की यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से। तो जैसे ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा अमेरिका है तो इसका ये पश्चिमी तट हो जाएगा। यहाँ से आरंभ होकर ये पूर्व से पश्चिम तट से आरंभ होकर पूर्व से और पश्चिम तट से आरंभ होकर के ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई, पूरब है इधर पश्चिम की ओर बहती हुई ये फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुँच जाती है। ये कौन सी? उत्तर विषुवतीय धारा। अब क्यूरोसियो गर्म धारा की बात करें तो ये धारा उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे क्यूरोसियो धारा कहा जाता है। तो क्यूरोसियो गर्म धारा है। उत्तरी विषुवत धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ये ताइवान और जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है, इसलिए इसको क्यूरोसियो धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरोसियो धारा का। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पर पहुंचकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है और दूसरी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती हुई इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहा जाता है।
उत्तरी अमेरिका के दक्षिण दिशा में कैलिफोर्निया है। तो वहाँ से जो कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है 2 दिशा में मुड़ती है, उत्तर और दक्षिण में। दक्षिण में कैलिफोर्निया की ओर आती है, इसलिए इसको कैलिफोर्निया की धारा कहा जाता है। और जो उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शाखा है, जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह गर्म हो जाती है, निकलती है ठंडी, लेकिन जब अलास्का की खाड़ी में पहुंचती है तो ये कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। एवं इसे अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है, अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है। जब ये अलास्का की खाड़ी में पहुंचती है तो गर्म हो जाती है। पुनः यह अलास्का तट के सहारे आगे बढ़ती है, जहाँ इसे अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करने पर ये अलास्का करंट के नाम से जानी जाती है, लेकिन फिर रुकती नहीं है, ये आगे चली जाती है, तो इसको अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। फिर ये एक ठंडी धारा बन जाती है, जो एक ठंडी धारा है। ओयासिवे ठंडी धारा या बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कम कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है, ओसियो ठंडी धारा। कहाँ से जाती है, बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर ये बहती है, ठंडी जलधारा है। क्यूराइल धारा या धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर के सखालिन द्वीप के पूर्व के तट पर के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयासियो धारा के साथ मिल जाती है। तो क्यूराइल धारा कहाँ पर बहती है, यह धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होती है और सखालिन द्वीप के पूर्वी के तट के साथ पर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई ये जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयासियो धारा के साथ मिल जाती है। तो ओयासियो धारा के साथ कौन मिलती है, क्यूराइल धारा मिलती है। जापान के निकट क्यूरोसियो की गर्म धारा तथा ओयासियो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ घना कुहासा छाया रहता है। तो उधर से क्यूरोसियो की गर्म धारा है, जापान के निकट क्यूरोसियो गर्म धारा है, और इधर से ओयासियो जो कि होक्काइडो द्वीप के पास से गुजरती है, ओयासियो धारा। तो ये ओयासियो धारा ठंडी जल धारा है और क्यूरोसियो गर्म है। जब दोनों मिलती हैं तो घना कुहासा छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है दोनों के मिलने से। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा, तो दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा में यह गर्म जल की धारा है। कैसी है, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल की धारा है, जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। अमेरिका के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा या प्रशांत की गर्म जलधारा है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में गर्म जलधारा है, प्रशांत की ये गर्म जलधारा है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। जो पेरू में पेरुवियन धारा है, इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। दक्षिण अमेरिका में है पेरू कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और उसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये बसा हुआ है पेरू। उसी के सहारे ये प्रवाहित होती है धारा, जो कि ठंडी जलधारा है। प्रति विषुवतीय धारा क्या होता है, विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जल राशि एकत्रित करती हैं। इससे महासागरीय जल स्तर को असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। क्या होती है, जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दोनों छोर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं, तो इसमें दोनों धाराओं में जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, इसमें विशाल जल राशि एकत्रित रहता है, ठीक है, पश्चिमी की ओर। तो इसमें महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है, जो महासागरीय जल स्तर है असंतुलन आ जाता है। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। जो एक ही जगह पर जल राशि एकत्रित है, ये क्या कर रहा है, ये असंतुलन बना है, तो इनको संतुलित करने के लिए एक ही जगह पर ना रहने कर सारी जगहों में बहने के लिए ये विषुवतीय धारा बहती हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी धाराएं हैं, ठंडी है कि गर्म है। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा ये गर्म है, दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा गर्म है, फ्लोरिडा की धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, इरमिंगर धारा गर्म है, नॉर्वे की धारा गर्म है, ब्राज़ील गर्म है,
कनारी की धारा कैसी है? कनारी की धारा ठंडी है। लिब्राडोर की धारा भी ठंडी है। फॉकलैंड की धारा भी ठंडी है। दक्षिणी अटलांटिक धारा भी ठंडी है। वेंगुला की धारा भी ठंडी है। प्रशांत महासागर की धारा देखें तो उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा गर्म है। किरोशियो धारा गर्म है। अल्यूसियन धारा गर्म है। सुसीमा धारा गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। ओसियो धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये कैसी धारा होती है? ठंडी धारा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कारकों पर विचार करना है कि महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती हैं। तो महासागरीय धाराओं को कौन प्रवाहित करता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो पृथ्वी का आवर्तन है, पृथ्वी घूमती है, परिभ्रमण करती है। वायु दाब भी था, हवा भी था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। महासागरीय जल का घनत्व भी था, है ना। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण नहीं था, परिभ्रमण था। तो इसका दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पर कौन कौन से कारक थे फ्रेंड्स? पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब, हवाएं तथा वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव, ये सभी कारक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। तो ये सही बात है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का जो मंद है भूपृष्ठ संचलन करती हैं, सही बात है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। हाँ, ये भी सही है। जो सनातन पवन मतलब जो धर्म हमेशा से चला आ रहा है। चौथा है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो महासागर के संरूपण द्वारा महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह से ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पर्याप्त है प्रभाव। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं का स्थल मंडल मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं का एक निश्चित क्रम होता है। अगला दिया, अगुलहास धारा चलती है। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगुलहास धारा कैसी धारा है? एक गर्म जल धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो देखो, अगुलहास धारा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ कर आया, तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। अगुलहास कौन शीत महासागर धारा नहीं है? देखो, कनारीज हमने कनारी धारा, हम्बोल्ट या गर्म धारा जो कि पेरू में है, ओयासियो धारा जो कि कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। अगुलहास हम लोगों ने पढ़ा था कि शीत महासागर धारा नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? नॉर्वे को होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास से होती है ये धारा। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा है इसको यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में नॉर्वे देश स्थित है उसको ज़्यादा फायदा होता है। और इसी धारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। अगला है, कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बोले तो ठंडी धारा। तो कैनारी धारा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंगुला धारा। बेंगुला धारा क्या है? ठंडी जल धारा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है बेंगुला धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि यूरोप का कंबल किस धारा को कहा जाता है। इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं,
मोजाम्बिक धारा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये मोजाम्बिक चैनल को पार करती है, इसलिए मोजाम्बिक धारा नाम पड़ जाता है। दक्षिण हिंद सागरीय धारा तो इसके नाम में ही छुपा, लेकिन बेंगुला धारा बहती है क्या? बेंगुला एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे प्रवाहित होती है। तो बेंगुला धारा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे पर है और अटलांटिक महासागर के पूरब में है बेंगुला धारा। और बेंगुला एक ठंडी जलधारा है। तो अफ्रीका के पश्चिम किनारे पर स्थित बेंगुला, जो कि अंगोला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। अगला है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागरों में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, पूरा वृत्त नहीं बनाती? कौन सी धारा? देखो, बेंगुला भी हम लोगों ने पढ़ा कि अफ्रीका के पश्चिम में जाती है। और जो यहाँ पर दिया गया है ब्राज़ील, ब्राज़ील की धारा तो स्टार्ट ही करती है वृत्त बनाना, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन कनारी की धारा, कनारी की धारा कहाँ बहती है? कनारी की धारा संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं से नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है कनारी का धारा। तो यहाँ हमने पूछा दक्षिण अटलांटिक, तो कनारी नहीं होगा। पश्चिमी पवन प्रवाह ये है, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कनारी कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक में बहती है। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह कौन सी है? तो देखो, जो बेंगुला की धारा है, बेंगुला की धारा, ब्राजीलियन की धारा, ये सब गर्म धारा है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय। लेकिन पेरुवियन कहाँ पर है? ये पेरुवियन जो है दक्षिण अमेरिका में है। और बेंगुला दक्षिण भूमध्य और ब्राजीलियन ये सब क्या है? ये वृत्त बनाती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं, जो कि पेरुवियन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर पेरुवियन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर दिया है कि पेरुवियन धारा को छोड़कर बाकी तीनों क्या करती हैं? दक्षिण अटलांटिक महासागर से हैं, जो एक वृत्त का निर्माण करती हैं। जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से, और दक्षिण अमेरिका में है। पेरुवियन धारा को हमोल्ड धारा भी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती हैं और दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर का है। कौन सी शीत धारा ये बताना है? तो पेरुवियन हम्बोल्ट ये शीत धारा है। क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। अगला दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है क्या? गलत है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। ये जो है हम्बोल्ट की धारा कहाँ पर है? देखो, यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है, ना कि उत्तरी है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, सही बात है। अगुलहास धारा हिंद महासागर का है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटालीज धारा का एक जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरीप से आगे बढ़ता है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन 1513 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से कौन सी जो है धाराएं जा रही हैं ये बताना है। ये कौन सी धारा है फ्रेंड्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंगुला और गिनी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंगुला और देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेंगुला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही गिनी की खाड़ी में गिनी का युग में दर्शाया गया है, जो कि अफ्रीका के पश्चिम छोर पर है। गिनी की धारा कहाँ से आती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और बेंगुला की धारा कहाँ जाती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह से, ये पश्चिमी वायु से के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा क्या है? पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह किससे होती है? दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण या कंजर्वेशन होने पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
देखो यहाँ पर दिया गया है ना, उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धाराओं के अभिसरण या कन्वर्जेंस के कारण इतनी अधिक जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अफ्रीकी तट के पास जल राशि की आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति या कंपेंसेशन करंट के रूप में प्रति विषुवतीय रेखीय धारा का आविर्भाव होता है। अगला दिया गया है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। ये प्रशांत महासागर की नहीं है, कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। तो प्रशांत का क्यूरोसियो है, अमेरिका का कैलिफोर्निया, अमेरिका का हम्बोल्ट, पेरू दक्षिण अमेरिका का है। ये सभी प्रशांत महासागर के हैं, लेकिन कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। जबकि क्यूरोसियो जापान का गर्म धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर का है। कैलिफोर्निया भी ठंडी है और क्यूरोसियो कैसा है? गर्म है, जो कि जापान का है। हम्बोल्ट पेरू ये भी ठंडी है, दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रवाहित होती है। कौन गर्म धारा है? तो फॉकलैंड ठंडी है। ब्राज़ील धारा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ब्राज़ील किसका है? अटलांटिक महासागर में है, ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। तो ब्राज़ील धारा क्या है? गर्म जल धारा है। तो गर्म हमें बताना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।